करंट एंड सर्किट क्वेश्चन भी बना चुके हैं, बनाए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी खत्म कर चुके हैं परसों के क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। वेरी गुड। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय किसके द्वारा? वोल्ट मीटर। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस ये में कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल, समांतर में, पैरेलल है ना, समानांतर, ठीक है, पैरेलल में। एनी डाउट? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर नंबर 12.1 comprises a cell, मतलब बैटरी, a plug की, electrical components and connected wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which the representative symbol represents some of the most commonly electrical components are given in table 12.1. यहाँ पर जो 12.1 दे रखा है, components, symbol of commonly used components in circuit diagram. सर्किट डायग्राम में क्या क्या यूज हो सकते हैं वो बता रहा है यहाँ पर, है ना, क्या क्या यूज हो रहा है वो बता रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी जो है उसका संयोजन, ओपन, क्लोज्ड, और ये फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, फिर क्या है, अमीटर, और लास्ट में इन सभी का प्रयोग एक सर्किट में किया जाता है। इन सभी के जो भी हम लोग सर्किट तैयार करते हैं उसमें इन सभी का उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी के द्वारा बता रहा है। चलिए देखिए, सेट अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2 कंसिस्टिंग अ नाइक्रोम ऑफ वायर XY ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर एंड अ मीटर, अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का बैटरी लेना है, 4 है ना, बैटरी लेना है। फिर क्या करना है, जो नाइक्रोम का वायर है वो XY ऑफ लेंथ, उसका जो लेंथ है XY, मान लीजिए जितना भी बड़ा है उसका वो लेंथ ले लिए X और Y से 0.5 मीटर, मान लीजिए वो 0.5 मीटर का है, और उसमें अमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, और 4 सेल है, 4 सेल्स है जो कि 1.5 वोल्ट के हैं। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। नोट, यहाँ पर नोट करेंगे, द रीडिंग इन द अमीटर I for the current and reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table given. और जो नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट, जो पहला सेल है उसके द्वारा करंट क्या मेजर किया, एम्पियर, क्या वोल्ट, और फिर वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट को और एम्पियर को, वोल्ट किसका ये है और एम्पियर करंट का, उन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर लास्ट में V/I दिख रहा है, V/I मतलब उन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा वो बताना है। हाँ, तो जब V/I कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू I इंटू R हम लोग जानते हैं क्या, V इक्वल्स टू I इंटू R जान रहे हैं हम लोग, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो जब V/I कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, ये I मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, क्या हो गया, क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। कोई डाउट किसी को? मतलब रेजिस्टेंस निकल जाएगा कि क्या रुकावटें आ रही थी, कितना देर में पहुंचा नहीं पहुंचा, वो रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोधकता जो होता है वो निकल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, यही ना होता है जो मान लीजिए एक सीधी में रुकावट पैदा कर रही है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख लो, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है ये रेजिस्टेंस। चलिए फिर कह रहा है क्या कि नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ द अमीटर एंड वोल्टमीटर पोटेंशियल और डिफरेंस। फिर से क्या करना है, आप दो बैटरी को कनेक्ट करना, फिर से करना है। फिर बोल रहा है फिर रिपीट देन 4 सेल्स, फिर 3 और फिर 4 को, और फिर आपको बताना है इसी प्रकार से कि V/I क्या आते जा रहा है। चलिए फिर कह रहा है क्या, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V/I is obtained in each case. Thus the V/I graph in a straight line that passes through the origin of the graph is shown as V/I 0 constant ratio. आप देखेंगे कि जब हम V मतलब पोटेंशियल और I मतलब इन दोनों का जब ग्राफ शो करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ बन रहा है वो एक सीधी रेखा में जा रही है, बन रही है स्ट्रेट लाइन में, हाँ एक सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में बनते जा रही है, मतलब वो सारे कांस्टेंट है। क्या है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो सारे क्या होते जाएंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे, मतलब एक समान चाल से वो बढ़ता जाएगा। मतलब प्रत्येक किलोमीटर में अगर 2 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब प्रत्येक मिनट में, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो अगले 2 मिनट में, फिर अगर तीसरे मिनट में 6, चौथे मिनट में 8, मतलब जो बढ़ते जा रहा है चाल वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब एक बात समझिएगा, यही बता रहा है कि कांस्टेंट रेशियो में होता जाता, ये प्रूफ करने में, ओम्स लॉ को प्रूफ करने में सबसे बड़ा योगदान देता है। आप सभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। You come this side, Nandu, and Khushbu, go back. अब कह रहा है क्या, इन 1827 अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन, क्या नाम था उनका, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ये जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। कह रहा है क्या, एक विद्युत परिपथ में, मतलब एक सर्किट जो है एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, मेटल का जो तार है के दो सिरों के बीच, दो पॉइंट के बीच, अगर 2 तार है इनके बीच का जो विभवांतर है, हाँ जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, मतलब इसमें इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है भी, हाँ जो पोटेंशियल आ रहा है भी, वो किसके समानुपाती है, तो जो इसमें धारा बह रही है, मतलब धारा बह रही है मतलब क्या बह रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसके समानुपाती होती है। क्या होती है, ये किसने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन क्या बताया कि जब किन्हीं 2 मेटेलिक वायर, कोई 2 मेटेलिक मतलब 2 पॉइंट वाला, मतलब एक मेटेलिक वायर है और मेटेलिक वायर जिसके 2 सिरे हो, है ना, कुछ लंबा था, मतलब अभी इतना छोटा ना ले लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, थोड़ा बड़ा तार ले लिए, और उन दोनों के पहले सिरे पर और दूसरे सिरे पर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें फ्लो करने वाली करंट, प्रवाहित करने वाली धारा, है ना, प्रवाहित करने वाली किस समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे सर कि समानुपाती होता है, और अभी जब हम लोग एक चार्ट जो तैयार कर रहे थे कुछ देर पहले, 1 बैटरी लेकर के, 2 बैटरी लेकर के, 3 बैटरी, तो तीनों चारों में हम लोग जब देखे कि V और I का मान क्या हो रहा था, सब कांस्टेंट था, नहीं
मतलब जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ये बढ़ रहा है, वैसे उतना ही वो भी, मतलब सब में देखा जाए तो वो कांस्टेंट रहा है। भी बाई आई का मान क्या रह रहा है? कांस्टेंट, सेम रह रहा है। जैसे एक 2 है, ये भी 2 पर आया, ये 4 पर, मान लीजिए कि ये 2 था, ये 10, ये 8 पर, ये 4 पर गया तो ये 16 पर, ये 8 पर गया, 32। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते जाएं तो अगर इसका रेशियो देखें, अगर ये क्या है, मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ये करंट हो गया, मान लीजिए आई हो गया, ये भी हो गया। तो अगर देखा जाए भी बाई आई, तो भी क्या है 2/8, और देखा जाए तो 4/, और देखा जाए तो 8/, काटिए 2 4 जार 8, 4 4 जार 16, 8 4 जार, मतलब सबका 1/4 1/4 आ रहा है। मतलब देखा जाए तो सभी के जो भी बाई आई है वो सभी क्या है, मतलब कांस्टेंट है, समान है, हाँ एक है। समझते जाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना देखने में हार्ड है उतना ही आसान है। वो लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो? श्योर? नहीं देख पा रहे हो। समझ गए यहाँ तक? तो जैसे समान बढ़ रहा था ना, कांस्टेंट था, तो जैसे कांस्टेंट था तो ये बोला ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम जो थे वो बोले कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, मेटल का वायर जो है, उसके 2 सिरों के बीच विभवांतर, और विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आई, हाँ, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। कैसे? चलिए इसका अब देखिए, तो बोल रहा है क्या कि हाँ, सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ये होता है। ये किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने। परंतु तार का ताप जो होना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए? हाँ, टेम्परेचर जो होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए? बट टेम्परेचर इज कोई डाउट किसी को? बट द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। हाँ, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसके जो टेम्परेचर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? अगर मान लीजिए टेम्परेचर अलग अलग देंगे तो हो सकता है कि टेम्परेचर के अनुसार ठंडा हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा, है ना? तो टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। और याद रखिए कि ये आपके एग्जाम में अगर प्रूफ करने देगा तो 5 नंबर में, और 1 नंबर का ऑप्शनल, और 3 नंबर में हो सकता है तो इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन दे देगा, 5 3 8 9 नंबर का। तो 10 नंबर का जब इसी चैप्टर से खाली ये मिल रहा है, और तो और अगर क्वेश्चन दे दिया तो वो भी 5 नंबर का। जैसे कैसे वो हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, वो बनाने वाला है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में भी देखते हैं, वो भी 5 नंबर से कम नहीं देता है, 5 नंबर का वो क्वेश्चन। तो फ्री का क्वेश्चन दे रहे हैं आप कि यहाँ पर रख दिए, बताइए यहाँ पर रखे तो बताइए क्या बनेगा, और ये सब नहीं बताता है, बता देगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो आपको समझना होगा कि इस साइड जो भी चीज होता है वो क्या चीज में होता है? माइनस में। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो क्या चीज में होगा? माइनस में होगा, है ना? लेकिन माइनस दिया नहीं रहता, वो केवल बताया रहता है 40 सेंटीमीटर, है ना? वो आपको माइनस अपने से देना, ताकि आपको, मतलब जो बच्चा पढ़ा रहेगा कि हाँ, अगर इसके इस साइड वाला जो भी होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो उस साइड पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव और ऊपर, है ना? डाउट? समझ रहा है कृष्णा? ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, है ना? और साक्षात भगवान के रूप हो आप, ऐसे तो हम सभी हैं। माता रानी आज जा रही है ना, चलिए कोई बात नहीं, जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि माँ जा रही है। माँ इस धरती पर ना रहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो 9 दिन का मूर्ति था जिसमें हमने अपने माँ की छवि को देखा और माँ से आराधना की कि क्या 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 चाहिए, और अपने दुख को शेयर किया। माँ अगले वर्ष तक हमें और अच्छा बनाए, है ना?
पिछले वर्ष से हम आज इस वर्ष कुछ ज़्यादा इम्प्रूव किए होंगे, नो डाउट। तो माता रानी करे कि इस वर्ष से ज़्यादा अगले वर्ष तक हम लोग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, ठीक है। माता रानी अगली बार तक आए, तब तक आप इतना ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या बोला जो जॉर्ज साइमन ओम थे, समझना बात को, वो क्या बोले? जॉर्ज साइमन ओम थे जो मेटेलिक वायर है उसके दो सिरों के बीच, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा मतलब करंट जो फ्लो कर रही है, बात को समझेंगे अच्छे से, जो फ्लो कर रही है वो जो दोनों होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं ना। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होते हैं। समान अनुपात में, मैंने बताया ना समान अनुपात में होते हैं। हाँ, समान अनुपात में है तो समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनली है ना। अब क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनली होते हैं। और तो और इसके साथ केवल यही प्रोपोर्शनली नहीं बोला, प्रोपोर्शनल होते हैं लेकिन उसका क्या होना चाहिए? ताप समान होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज होने से उसका अनुपात भी चेंज होता चला जाएगा, याद रहे, ठीक है। तो प्लीज भूलिएगा मत, ये लिखना बहुत जरूरी है ओम्स लॉ में। समझ गया ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करना है? बस दो तार लेने हैं सर, मेटेलिक वायर, और उन दोनों के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उनमें जो धारा फ्लो कर रही है, जो करंट फ्लो कर रहा है, वो दोनों आपस में क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। और उनका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहना चाहिए, बट देयर टेम्परेचर रिमेन्स सेम, देयर टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। और जब इतना हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, और अभी हम लोग जाने कि वो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है क्या? जो V/I जो आ रहा था वो क्या हो रहा था? तो ये जो प्रोपोर्शनल के हटाने के बदले, प्रोपोर्शनल को हटाने के बदले जो हमने लिया वो क्या ले लिया? भी ये प्रोपोर्शनल था, इसको हटाने के बदले हमने R जो है वो कांस्टेंट लिया। यहाँ लिख देना वेयर R इज इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट। आज जो नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं सीखेंगे, ये प्रूफनेशन है, याद रहे, प्रूफनेशन है, ठीक है, याद रहे। ये 5 नंबर से कम नहीं देगा और ओम्स लॉ देता ही देता है। आप अपने एग्जाम में भी देखोगे, इसी बार के एग्जाम में आया था क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना, इलेक्ट्रिसिटी आई थी क्या एग्जाम में? नहीं ना, इस बार आएगी तो ये आना ही आना है, पक्का है। और बच्चे को सबसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं भी पढ़ा करता था तो मैं बता रहा हूँ उस समय मुझे भी प्रॉब्लम आती थी ओम्स लॉ को समझने में, है ना। लेकिन अगर आप आज एक बार समझ लोगे, जो बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो फिर दोबारा कोई भी पूछे कभी बता पाओगे, है ना। फिर से समझिए, जब दो किसी भी तार, कोई मेटेलिक वायर है, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो उसमें करंट फ्लो कर रही है वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। अब हो गया, जब प्रोपोर्शनल होता है तो ठीक है, प्रोपोर्शनल है। हाँ, अब जब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मुझे कुछ कांस्टेंट डालना होगा, तो वो हमने कांस्टेंट R मान लिया। क्या मान लिया? वो कांस्टेंट हमने R मान लिया। क्या मान लिया? हिंदी हो चाहे इंग्लिश, समझेंगे। और ये जो प्रोपोर्शनल के बदले इक्वल टू डाला और इसके बदले आ गया R, और I तो पहले से था, I तो पहले से था, और इसके बस खाली प्रोपोर्शनल के बदले इक्वल टू लगे तो प्रोपोर्शनल के बदले यहाँ पर क्या आ गया? कोई डाउट किसी को? तो अब जो आ गया, और वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वहीं पर R को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिरोध। हाँ, नियतांक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, ठीक है। कोई डाउट? जहां डाउट हो रहा है डायरेक्ट पूछना है। तो आर को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो वो जो कांस्टेंट आया ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो अभी हम लोग कुछ देर पहले V/I निकाल रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने डब्बा दे रखा था कि सर ये पता नहीं क्या होता है V/I, तो ये V/I क्या निकल गया? V इक्वल्स टू I इंटू R, तो R इक्वल्स टू V/I। तो V/I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आगे समझ में कि ये जो कांस्टेंट आ रहा था उसको क्या बोलते हैं? आगे डाउट? कोई भी एक प्रकार का भी दिक्कत किसी को? कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट ना हो,
जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है समझने में, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का हार्ड लगना क्यों होता है? क्योंकि बायो में उनको पता ही नहीं होता सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, है ना। अगर उनको अच्छे से मालूम हो टिश्यू सेल्स क्या होते हैं तो उनको बायो दिक्कत ही ना हो। बच्चों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे ज्यादा। अगर ये सब आपको पता हो तो आप क्यों फंसोगे, है ना, क्यों फंसोगे? तो ये जो R इक्वल्स टू V बाई I आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। हाँ, परंतु तार का और यहाँ तक ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब दिए गए ताप पर एक R एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे तार का क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। R को क्या कहते हैं? इस तार का क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। जो हम लोग V बाई I निकाल रहे थे तो बीच में जो दिक्कत आ रहा था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर फ्लो कर रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है आवेश, तो उसको प्रॉब्लम भी तो आ रहा होगा। ऐसा नहीं ना कि तुरंत आ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा कहीं होकर आता है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट रहे तो जैसे ही हम सटा वैसे ही बॉल ब्लास्ट कर जाए, नहीं कर जाए। और बॉल ब्लास्ट करने का यही कारण होता है। जब आप डायरेक्ट ये जो तार है, ये एक बल्ब ले आप और डायरेक्ट जाकर के मेन ट्रांसफार्मर वाला में खोल देंगे, क्या होगा? हाँ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो रेजिस्टेंस कम है तो सर ऑब्वियसली वो तुरंत इलेक्ट्रिक पास करेगा और क्या हो जाएगा? आया बात समझ में? इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिक का जो काम करते होंगे उनसे पूछिएगा, डायरेक्ट फोर्स नहीं देता है, वो बोर्ड से लेता है। नहीं, और बोर्ड आया मीटर एमसीबी से, एमसीबी का आया वहां से और वो आया वहां से, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस आ गया? नहीं, रेजिस्टेंस मतलब दूरी आ रहा है तो उसमें बीच बीच में वो भी होगा जो रुकावट पैदा करने का काम कर रहा है कि तुम धीरे जाओ। कैसे होता है ब्रेकर? अगर इस एरिया में ब्रेकर ना रहे तो गाड़ी वाले संतीर पार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या जहां से एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है क्या वहां ब्रेकर होता है कि तनी सा रुकेगा तो धीरे धीरे जाएगा? नहीं, वहां पूरा प्लेन होता है कि बस आए और उड़े, और रुकना होगा वो धीरे धीरे अपना कर लेगी। लेकिन इस एरिया में जो रोड ब्रेकर है वो क्या करती है कि आप कितना भी स्पीड आ रहे हैं तो थोड़ा धीरे हो जाएंगे। हाँ, तो वही जितना भी आप स्पीड आ रहे हैं तो लाइन जो तार के माध्यम से आ रहा है वो थोड़ा सा आने के माध्यम से क्या हो जाएगा? थोड़ा धीरे हो जाएगा, जिससे कि डायरेक्ट करंट नहीं पहुंचेगा और वहां और वो ब्लास्ट। कोई डाउट किसी को? आप इसको एक गेम की तरह समझो बस, केवल पूरा फिजिक्स गेम है, पूरा केमिस्ट्री गेम है, और मैथ्स तो क्या ही कहना है ना, मैथ्स तो स्वैग है। नहीं, स्वैग है, ठीक है। ओम्स लॉ। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी चालक का यह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। तो अब ये देखिए, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये थोड़ा सा रुकेगा ना, थोड़ा सा धीरे 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 जाओ, मतलब ऐसे ऐसे हो भी जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम नहीं है ना। अब ये आराम से बल्ब के पास पहुंचेगा, ये वाला बल्ब यहाँ से जोड़ देंगे तो थोड़ा जल जाएगा। और वही अगर नहीं रहता, सन तीर पहुंचता तो बल्ब ब्लास्ट करने की भी संभावना बढ़ जाती है। और अगर वोल्टेज ज्यादा रहता तो क्या होता? बस इसीलिए रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है ना। चलिए, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट जानते हैं ना हम सभी। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रेजिस्टेंस का ही होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। सुनने से भी पता चल रहा होगा कुछ, ठीक है। चलिए अब आइए, कह रहा है हाँ, प्रतिरोध समझ गया क्या होता है? जो तार अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? जो तार अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मतलब वो जो करंट का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है, रुकावट पैदा करता है उसको। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। हाँ, it is the property of conductor of flow charge through the representing the either true potential conductor and the through also I equals to V by R, ठीक है। कहते हैं कि अगर 1 ओम निकालना, अब ये बताइए, ये कह रहा है क्या? रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस
आर इज इक्वल्स टू ओम। इसको क्या पढ़ते हैं? ओम। ये देखिए ऐसे दे करके ऐसे, है ना, मतलब ऑक्टोपस के जैसा। हाँ, ग्रीक भाषा में वो लिखते हैं ऐसा। ग्रीक लेटर इसको क्यों बोलेंगे? ग्रीक भाषा है ना, उस भाषा में इसका ये किया गया है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द क्या बोलते हैं इसको? ओम, है ना। ये जो ग्रीक, देखिए हमारे भाषा में ऐसा कोई भाषा है क्या? नहीं ना। तो ये ग्रीक भाषा में, क्योंकि ये लोग ग्रीक भाषा में ऐसा शब्द लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, हमारे भाषा में ओम और ग्रीक भाषा में क्या लिखते हैं? ये ऐसा, है ना, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बस। ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार आर इक्वल्स टू वी बाई आई निकलता है। आर इक्वल्स टू वी बाई। अब यहाँ पर आप लास्ट में लिख दोगे इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। आर इक्वल्स टू वी बाई आई, क्योंकि यहाँ पर निकल गया ना हमारा। चलिए अब क्या कह रहा है? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का ये जो तार था, एक्स और वाई जो तार है, इसके बीच का जो वोल्ट है वो कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। और जो करंट है वो कितना करंट है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वी बाई। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, ऐसा यूनिट। तो 1 ओम अगर निकालना हो तो क्या किससे डिवाइड करना होगा? 1 वोल्ट दिया है, 1 एम्पियर दिया है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? 1। कोई डाउट किसी को? 1। अभी हमने सीखा आर इक्वल्स टू वी बाई आई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई, ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई। तो भी और आई को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? आर। आर मतलब ओम। रेजिस्टेंस का ही ना ऐसा यूनिट ओम होता है। तो दिया है कि मान लीजिए कि इसके बीच का जो वोल्ट है वो कितना है? और धारा कितना है? करंट। करंट है 1 एम्पियर। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। और जब इन दोनों को कर देंगे तो आ जाएगा 1 ओम, मतलब आर। हाँ, बस। चलिए अब बात को समझिए। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर मुझे करंट निकालना होगा तो क्या निकल जाएगा? आई इक्वल टू वी बाई। अगर मुझे एक नियम पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इससे और भी पता चल जाएगा क्या? V, हाँ, आर इक्वल्स टू आर वही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में तो उधर चल जाएगा डिवाइड में, तो V पहले से था, आई डिवाइड में चल जाएगा तो हो गया। अरे ऐसे नहीं, तो ऐसे पता रहेगा। V बाई आई बराबर आर, ऐसे हो जाएगा। आर यही रहने देंगे, ये आई मल्टीप्लाई में डिवाइड में, फिर आई को भी वही रहने दीजिए, क्या चल जाएगा? V बाई हो गया। तो अब इसको आप उधर पलट के लिख दीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो ओम्स लॉ से ये तीनों पता चल गया कि करंट भी निकालना होगा तो V बाई आर कर दीजिए, आर निकालना होगा तो V बाई आई कर दीजिए, और V निकालना होगा तो आई इंटू। चलिए कोई डाउट किसी को? चलिए अब कहता है क्या? It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is what happened? Get out? तो वो ध्यान देना पड़ेगा ना। The current through a resistor is inversely proportional to a resistance. If the resistance is doubled, the currents get half. अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? If in many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit, a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of a conductor with helping these activities. किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? हाँ,
किसी प्रतिरोधक से मतलब किसी रेजिस्टेंस से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब अगर उससे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के क्या हो जाएगी, व्युत क्रमानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये क्या करता है व्युत क्रमानुपाती? ऐसा कभी पढ़े हो? हाँ, नहीं पढ़ा। ये इनवर्सली हो गया। इनवर्सली जो नीचे ऊपर होता है 1/4 इनवर्स नहीं पढ़े हो? बस फिर कह रहा है क्या? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। किसी चालक का यह, हाँ क्या बता दूं मैं, हाँ प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के, उसके व्युत क्रमानुपाती होती है। उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमाणु क्या, जो आई है, मतलब 1 जो एम्पियर दिया रहेगा, नहीं वो क्या हो जाएगा? व्युत क्रमानुपाती हो जाएगी, है ना। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? यहाँ पर था प्रोपोर्शनल, यहाँ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1 करके आ गया। हाँ, ये हो गया प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और जस्ट अगर नीचे आ जाए तो व्युत क्रमानुपाती। क्या? हाँ, ये प्रोपोर्शनल और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल। कोई हार्ड है? ये प्रोपोर्शनल और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स। चलिए अब क्या करें? यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। अगर ये दोगुना हो जाएगा, अगर ये, तो जो इसका जो धारा है वो क्या हो जाएगा? तो अब इसलिए अगर ये दोगुना, तो ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा क्या चीज में? तो जितना था उसको भी फिर हम एम्पियर से डिवाइड करेंगे, तो ये तो और आधा हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये 1/4 था ऑलरेडी पहले से, और ये दोगुना रेजिस्टेंस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/8, तो और आधा हो गया। हो गया कि नहीं? 1/8 पहले कहाँ 1/4 हो रहा था, और उसका दोगुना आधा हो गया, मतलब 1/2 हो गया। और मतलब 1/4 आधा हो रहा था और फिर 1/2 हो गया, उसका 1/2, तब ना 1/8 हो गया जी। हाँ, मतलब और आधा हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस दोगुना होगा तो करंट, रेजिस्टेंस दोगुना होगा तो करंट, रेजिस्टेंस दोगुना होगा तो करंट। बात समझिएगा। मतलब अगर एक तार में जो करंट फ्लो कर रहा था आई, हाँ, अगर इसका रेजिस्टेंस डाल दें, हाँ मान लीजिए कि पहले एक रेजिस्टेंस था लगा हुआ था, मान लीजिए कि कुछ रेजिस्टेंस था जिससे कि चल रहा था, आई इसमें फ्लो कर रहा है करंट, याद रखिएगा करंट आई, जिसको हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, हाँ फ्लो कर रहा था। इसमें एक आर रेजिस्टेंस था, मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है ना, R1। बोला कि रेजिस्टेंस अगर दोगुना हो जाए, रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें ऐड कर दीजिए और रेजिस्टेंस, कि यहाँ भी ऐड कर देते हैं, यहाँ भी। अब एक बात बताइएगा आप सभी, सिमी समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि आज क्लियर हो गया फिर जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है। बाकी किसी को डाउट? खुशबू, वेरी गुड। रेजिस्टेंस एक था तो आई जा रहा था। अब ये बताइए, अब उसके बाद आगे तुरंत बल्ब जल जा रहा था, आगे तुरंत बल्ब को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बल्ब है, चाहे आपको अगर बल्ब बनाना आ रहा है तो बल्ब भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब ये अगर बल्ब जल जा रहा था, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर रेजिस्टेंस को दोगुना कर दे, तो मान लीजिए कि सर और रेजिस्टेंस बढ़ा दे और तार को फिर अब यहाँ से बल्ब जोड़े, तो आप बताइए कि जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? उतना ही स्पीड से जाएगा
या उतना ही जल्दी बल्ब जलेगा कि थोड़ा टाइम लेगा? तो मतलब रेजिस्टेंस को अगर दोगुना किए, अगर मान लीजिए उतना ही रेजिस्टेंस को अगर दोगुना किए तो करंट मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करंट आधा हो जाएगा। मतलब जितना जा रहा था, अगर 5 एम्पियर था तो अब 5/2 एम्पियर, मतलब 2.5 एम्पियर करके और जाएगा 5 एम्पियर में जलेगा। कोई डाउट? 2.5 एम्पियर यहाँ, फिर 2.5 एम्पियर यहाँ पहुंचा, फिर संख्या जाकर जल गया। ऐसे यहाँ पर रहता बल्ब तो डायरेक्ट 2.5 एम्पियर में यहाँ जल जाता, 5 एम्पियर में जल जाता। लेकिन अब चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो धारा भी क्या हो गई? घट गई। और कैसा घटा? आधा। अगर डबल होगा रेजिस्टेंस तो करंट, रेजिस्टेंस अगर डबल तो करंट। एक एक बात समझिएगा अच्छे से, मैं चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, कोई भी बच्चा अभी तक 1% का भी डाउट हुआ किसी को? अभी तक जो समझा रहा हूँ सारा समझ में आता जा रहा है? सिम्बी, कोई डाउट? अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ये डबल होगा तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये दोनों है, वो उसका था इसलिए मैंने लिख दिया। आर अगर डबल होता है, रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट क्या होगा? हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, है ना, याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं मैं 30 मार्कान हूँ, एनसीईआरटी केवल पढ़ लूंगा, क्वेश्चन बना लूंगा, ऐसे ऐसे करके रट लूंगा, प्रोपोर्शनली कुछ नहीं होता उससे। और जो बच्चा एक एक लाइन पढ़ा, सोचिए हम लोग एक्टिविटी भी पढ़ रहे हैं और इस एक्टिविटी से आपको ये पता चला, और इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि V/I कुछ होता था और वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? और वही कांस्टेंट का नाम क्या है? और उसका नाम हमने क्या रख दिया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कोई नाम था क्या? नहीं, वो तो क्या था? कांस्टेंट था, नियतांक था, वो कांस्टेंट था और उसका नाम हमने क्या रखा? रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? V/I से। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है? करंट। अगर जो किसी दो तार के बीच में, किसी तार के दो सिरों के बीच में, किसी तार के दो सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका, और जो उतना के बीच में जो करंट फ्लो किया उसका, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आर। मतलब कांस्टेंट उसमें क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो। कोई डाउट किसी को? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। इस V/I V=I × R को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। और इससे हमें बहुत सारे प्राप्त होते हैं। V=I × R, R V/I, I V/R। और इससे हम लोग ये भी जाने कि अगर किसी तार में अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो उसका करंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। चलिए, और इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी। अब क्या कह रहा है कि किसी विद्युत, सुनिए, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा क्या रह जाती है? आधी हो जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। कभी कम करना तो कभी ज्यादा करना, ताकि मेंटेन रहे, है ना। चलिए, फिर कह रहा है क्या? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। मतलब रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट क्या हो गया? ये वैसा डिवाइस, ये करंट को कर रहा है, किसको कर रहा है? करंट को नियंत्रित कर रहा है। और परिवर्ती प्रतिरोध जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध। हिंदी में पढ़ोगी तो घटोगे नहीं, क्योंकि आप कभी भी किसी को भी हिंदी और इंग्लिश समझा सकते हो, है ना, याद रहे। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती, वेरिएबल मतलब परिवर्ती, रेजिस्टेंस मतलब। और रियोस्टेट क्या करता है? बस। A component used to regulate current without changing voltage source is called
एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिपथ के एज्यूम करते जाइएगा, प्रतिरोध को मतलब आर को, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। मतलब धारा नियंत्रक। धारा, इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, धारा नियंत्रक। धारा धारा नियंत्रक मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी विद्युत परिपथ में के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, अगर उसमें रेजिस्टेंस को चेंज करना है, रेजिस्टेंस को मतलब आर को चेंज करना है, एज्यूम करते जाइएगा, रेजिस्टेंस को चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। क्या बोलते हैं उसको? और हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। एनी डाउट? नो सर। बस अब यहाँ पर हो गया कि फिर से एक एक्टिविटी बता रहा है, उसके बाद ये फिर खत्म करा रहा है। फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस और कंडक्टर डिपेंड्स। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब क्या, जिससे आराम से फ्लो कर पाए, है ना। और गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी होते हैं, है ना, वो भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम लोग अभी वही चीज सीखेंगे, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। अब मान लीजिए कि तार का मोटाई चौड़ाई भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से पास भी तो करेगा, किस स्पीड से पास कर रहा है, किस स्पीड से नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है उसमें, वो सब भी तो डिपेंड करता है। और क्या पूरे तार में, अब मान लीजिए कि अगर ऐसे ही नॉर्मल तार को छोड़ दिया जाए तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए उसका एरिया भी तो होगा, हाँ। तो अगर उसका एरिया होगा तो उसमें कितना फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी तो हम देखेंगे, हाँ। तो उन सभी का अगर मैं बोल दूं कि उस तार का एरिया ही निकाल दो, या कि कितना एरिया में करंट फ्लो कर रहा है ये भी निकाल दो, तो ये सभी तो सीखना होगा, ये सभी जानना जरूरी है। तो कल हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। उसके बाद कर हम लोग रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल, दोनों पढ़ेंगे, रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये दोनों पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। कल के क्लास में ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? पीछे कोई डाउट? इधर कोई डाउट आप सभी को? प्रीति तो बोलती नहीं है।